हेलो एवरीवन। तो 17 फरवरी के जो आपके पहले दिन से एग्ज़ाम है, 10th एग्ज़ामिनेशन, उसके पहले दिन 17 फरवरी को ही आपका पहला पेपर है जो कि हिंदी का है। तो देखते हैं इस हिंदी में चैप्टर नंबर 2 है गोदली भाग 2 का, जिसका नाम है विष के दाँत। तो विष के दाँत से जो क्वेश्चन बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल एग्ज़ामिनेशन में, ये जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बैंक का है जो पिछले साल पूछे गए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ईयर का नाम। तो देखते हैं कि इसमें आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवालों को सॉल्व करने का, और आप भी अपने कॉपी में इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। देखते हैं कि आप 45 में कितने सवाल सही कर पाते हैं। तो पहला सवाल है हमारा कि विष के दाँत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ये 2023 में, 24 में दोनों साल पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बार-बार पूछते हैं। तो विष के दाँत और अन्य कहानियाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। वाकिफ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वाकिफ़ शब्द का अर्थ होता है परिचित, यानी हम इनसे वाकिफ़ हैं, यानी परिचित हैं। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? ये 1959 ईस्वी में बने थे। सवाल नंबर 5 है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? यदि आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में से किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता से। ठीक है? उसके बाद अगला सवाल, विष के दाँत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो आप अगर इसका क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको आंसर होगा मध्यम वर्ग के बारे में, इस बारे में बात किया गया है। खो-खो किस भाषा का शब्द है? तो खो-खो जो है आपका बांग्ला का भाषा है। सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? इसी कहानी में जो है वो 5 लड़कियाँ थी। शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग ज़रूर बताते रहिएगा अपनी जगह पे, ड्राइवर शोफर को कहा जाता है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? तो सेन साहब जी जो थे वो बोल रहे थे। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हो गई थी? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो स्वाभाविक है, हर इंसान अपने पिता के हाथों से पीटता है, तो मदन भी अपने पिता के हाथ से पीटता रहा होगा। विष के दाँत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि विष के दाँत जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और आपके कहानी और उसके जो राइटर हैं, इनसे क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं सभी मिला के। गिरधर लाल कौन थे? तो गिरधर लाल कौन था इस कहानी में? तो वे थे मदन का पिता। ठीक है? इसके बाद 16 नंबर सवाल पे हम चलते हैं। सेन साहब की पाँचों लड़कियाँ कैसी थी? उदंड थी, नासमझ थी, मूर्ख थी या सुशील थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुशील थी। देखिए 2022 में, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो आप लोग ज़रूर आंसर इसका करिएगा। बिज़नेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल का था मदन। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लट्टू का खेल। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? जब दोनों में झगड़ा हुआ तो कितने दांत तोड़ डाले? तो वो 2 दांत उनके तोड़ डाले। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो यदि आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधर लाल जो थे वहाँ पे किरानी के पोस्ट पे थे। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन किसका पुत्र था? तो अभी हमने पीछे बताया कि सेन साहब का जो था वो गिरधर का, सेन साहब के यहाँ गिरधर काम करते थे फैक्ट्री में, और गिरधर का ही पुत्र था क्या? मदन। विष के दांत पाठ की विद्या क्या है? तो इसकी आंसर ये कहानी है। ठीक है? अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। कहानी के 19 में, 21 में। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था आपको बदरघाट पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो ये आप ज़रूर बताइएगा, पंडित रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो ये थे
रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण नलिन बिरचुन शर्मा की ही रचना है। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो ये हो जाएगा माता पिता को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा से। तो चलिए 32 सवाल आप देख चुके हैं। आप जरूर बताइएगा कि आपके इसमें कितने सवाल सही हो रहे हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा। और खोखा कौन था? गिरधर लाल का बेटा मदन। ठीक है, जिसको खोखा कहा जाता है। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत तोड़े थे मदन ने। ठीक है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा विष के दांत। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, जो पांचों लड़कियां थी, किसकी बहनें थी? तो ये किसकी बहनें थी? खोखा की बहनें थी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल हम चलते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर कहता है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? उसका आंसर आप देंगे सेन साहब का। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए जो है मार खाना आम बात था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो ये हो जाएगा खोखा के अनुसार। सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र थे आपके पत्रकार साहब। ठीक है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंस। सेन साहब की मोटर कार थी, कैसी थी? तो ये थी स्ट्रीमल ईड, यानी कौन सी कार थी? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने लगाए थे सबसे ज्यादा गिरधर लाल को, क्योंकि वो अपने लड़के को पीटता था। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? इसका सेन साहब की पुत्रियों से। क्योंकि सेन साहब की पुत्रियों से क्यों नहीं खतरा था? क्योंकि सेन साहब की पुत्रियां सभी क्या थी? सुशील थी। उसके बाद गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गिरधर लाल जो है निम्न मध्यम वर्गीय का प्रतिनिधित्व करता है। नली बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा के आदि स्तरों पर आग्रही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीनता के आग्रही थे। तो ये रहे आपके 46 सवाल। आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि 46 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगले हम वीडियो में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन तक 17 फरवरी तक आप इतने ऑब्जेक्टिव कर जाएं कि आपको ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में लगे रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।